चुन्नी लकड़ियाँ जलाकर आम की सब्जी बनाने लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टुनटुन तुम कुछ ढूंढती है। माचिस? अरे मेरी माचिस कहाँ चली गई? ये जरूर इस कुकड़ी का काम है। सुबह से यहाँ घूम रही थी, अभी बताती हूँ इसे। चुन्नी, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माचिस उठा कर ले गई। अरे ओ मोटी, चूल्हा जलाने के लिए मुझे तेरी माचिस की जरूरत नहीं समझी, मैंने नहीं ली। अरे तेरे सिवा यहाँ और है कौन जो माचिस चुराएगा? चुन्नी ने बच्चों को देखा तो उन्होंने नाम सिर हिला दिया। अरे हमने नहीं ली तेरी माचिस, अब चिल्ला चिल्ला कर सर मत खा। अरे फल तो सब खत्म हो गए। तन की गर्मी तो यहाँ आकर मिट गई, पर इस मन की गर्मी का क्या करूं? बड़ी भूख लग रही है। वो 2 पत्थरों को रगड़कर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है, पर नहीं जलती। अरे ये तो जल ही नहीं रही। गांव जाकर माचिस ले आऊं? नहीं, ये चुन्नी और बच्चे तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं और ये लोग मेरे तंबू पर कब्जा कर लें। ये जगह बहुत अच्छी है, तालाब की ठंडी हवा और उस पेड़ की छाया। अम्मा, भूख लगी है। सुन जरा, तुम्हारी माचिस तो देना। तभी एक चुन्नी आई और चीकू को पकड़कर तंबू में ले गई। बड़ी तेज है ये चुन्नी। मैंने उससे पहले यहाँ अपना डेरा क्या जमा लिया, इसने तो मेरी माचिस ही चुरा ली। थोड़ी देर के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आई, तो टुनटुन ने दबे पांव वहां जाकर देखा। तीनों खर्राटे भर रही थी। ये तीनों तो आराम से खर्राटे भर रही हैं। इनके उठने से पहले मैं जल्दी से गांव से माचिस ले आती हूँ, वरना भूखों मरना पड़ेगा। टुनटुन चुपचाप गांव की ओर निकल गई। अरे बाबा, कितनी धूप है, हाय गर्मी। तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई। क्या आवाज? टुनटुन की आवाज नहीं आ रही, कहीं वो मर तो नहीं गई? अरे ओ मेरा घर तोड़ डाला। मैं यहाँ से निकली नहीं कि तुम लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। ओह, तो तू अभी तक जिंदा है। मुझे लगा आज तो तू ऊपर ही पहुँच गई होगी। देख, भगवान भी तुझसे डर गया। चुप कर दुष्ट, तू तो यही चाहती थी ना कि मैं पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर जाऊं। हम पर झूठा इल्जाम मत लगा। हमें नहीं पता ये पेड़ किसने काटा और कैसे गिरा। इतना बड़ा पेड़ बिना तूफान के अपने आप तो गिर नहीं सकता। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे। ये पेड़ तुम लोगों ने काटा। जलते हो मुझसे क्योंकि मैं इसकी छाया में रहती हूँ। टुनटुन, आज तूने साबित कर ही दिया कि तू वाकई मूर्ख है, दिमाग नहीं तेरे पास। अरे हम तीनों तो सोए हुए थे और इस पेड़ को काट दे। हम में इतनी ताकत नहीं है, अगर गिराना होता तो तुझे गिराते। ये ज्यादा आसान काम था। बात तो चुन्नी सही कह रही है। जब मैं गई थी तीनों तो सो रहे थे, फिर इतनी जल्दी इतनी मोटी डाली कैसे काट दी? अगर मैं तंबू में सो रही होती तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तभी 2 आदमी एक बैलगाड़ी लेकर आए और पेड़ की डाली को ले जाने लगे। कौन हो तुम और इस पेड़ की डाल को तुमने काटा? अरे हम तो इस डाल को सुबह ही काटने वाले थे अम्मा, पर तुमको देखकर जो ये छिप गए। अगर हम तुम्हें बताते कि हमें इस पेड़ की डाल काटनी है तो क्या तुम काटने देती? बोलो, बताओ। इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जाने का जो है इंतजार कर रहे थे। और क्या? और अगर मैं तंबू में होती तो मर जाती। इस बेरी के चक्कर में तुम मुझे मार डालते। अरे मरी तो नहीं ना भाई, वो मरती भी कैसे? वो माचिस हमने ही तो चुराई थी ताकि तुमको माचिस के चक्कर में थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना पड़े हैं? अच्छा, तो तुम हो माचिस चोर। अरे हमने देख लिया था कि ये टुनटुन बहुत झगड़ालू है झगड़। बारिश चल रही थी, लेकिन अंधेरा गहरा था और ठंडी हवा अब भी तीर की तरह चल रही थी। बस कुछ ही दूर और चिंकू पिंकू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी सामने से 2 काली परछाई आई। ओए चिड़िया रानी,
कहाँ चली बारिश में? चिकी चौंक गई। सामने दो शिकारी पक्षी रास्ता रोककर खड़े थे। आज तो किस्मत चमकी है, बारिश में भी नसीब ने हमें गरम गरम चिड़िया भेजी है। आज हम चिड़िया तुझे खा जाएंगे। अब चिकी चिड़िया के सामने यह नई मुसीबत आई थी। चिड़िया ने सोचा, इस बार में नहीं बच सकती, क्योंकि आज दोनों दरिंदे बदमाश इकट्ठा होकर आए हैं। मुझे आज बल से नहीं परंतु दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब दुश्मन को हराना हो तो उनमें फूट डालो, जिसे दुश्मन की ताकत आदि हो जाती है। तुम दोनों बहादुर शिकारी हो ना, और मुझे खाना चाहते हो ना, परंतु तुम दोनों में से जो सबसे बड़ा शिकारी और सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। मैं तो सबसे खतरनाक हूँ, पंखों से पंजे तक मौत हूँ, मौत। तेरी औकात नहीं मेरे सामने, मैं तो उड़ते परिंदे गिराता हूँ, तू मुझसे बड़ा शिकारी नहीं हो सकता। तो भेड़ो ना, दिखाओ असली ताकत। मुझे तो वही खा सकता है जो सबसे ताकतवर है। दोनों शिकारी जल उठे। कौवा उड़कर सुल्तान की ओर झपटा। सुल्तान ने पलटवार किया। सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को। तू खा नहीं पाएगा कालू। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो चिकी ने देखा चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। चिंकू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। चिकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने चिंकू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही। चिंकू को साल भी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टुनी को पिंकू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? पिंकू और चिंकू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े कराह रहे थे। चिकी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं,
तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला। जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में, उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया।
ऐसा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बचे हैं, बाकी सब पैसे वाले हो गए हैं। और कितने दिन तक भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो संतोष, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। आप दूसरा काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं होती है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, दूसरी पत्नियों जैसे खर्चा भी नहीं करवाती हूँ। हम दोनों पेट भर के खाना तो खा सकते हैं। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। पवन काम ढूंढने जाता है। वही उसे पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। पवन बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं ज्यादा थक चुका हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं बेटा। कुछ खाने का हो तो दे दो, भगवान आपका भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आप रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूं।